इन ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ ही श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट खुलने का बिगुल भी बज चुका है। अब महादेव की नगरी में ये जश्न अगले 6 महीने इसी तरह से चलता रहेगा और श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट 14 नवंबर 2023 तक खुले रहेंगे, क्योंकि इस दिन एक बार फिर केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कुछ लोगों के लिए केदारनाथ एक स्थान है, तो कुछ लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का मंदिर, और वहीं कुछ लोगों के लिए है ये एक मंजिल। वो कहते हैं ना, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। केदारनाथ मेरे लिए एक ऐसी ही मंजिल थी जहाँ मेरी ख्वाहिशें थोड़े से समय के लिए खत्म सी हो गई थी। ये जगह सचमुच में स्वर्ग से कम नहीं, बस फर्क इतना है कि स्वर्ग में देव रहते हैं तो केदारनाथ में देवों के देव महादेव। लाखों लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए हर साल सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ की यात्रा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ तक आपको ऋषिकेश से डायरेक्ट बस भी मिल जाती है और इसी के साथ यहाँ होटल्स और पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। सोनप्रयाग ऋषिकेश से करीब 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे पीछे लाइन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महादेव की आस्था और विश्वास का। इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग, जहाँ से यात्रा आगे बढ़ती है गौरीकुंड की तरफ। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है गौरीकुंड। तो अभी ठीक मैं गौरीकुंड पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। गौरीकुंड का भी अपना महत्व है। कहते हैं इसी स्थान पर माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी इसी स्थान पर उनसे विवाह करने के लिए राजी हुए थे। इसके बाद दोनों का विवाह यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित त्रिजुगी नारायण नामक मंदिर में हुआ था। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है और यात्री अमूमन यहाँ से गर्म पानी के कुंड में स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पैदल यात्रा के अलावा केदारनाथ पहुँचने के और भी कई विकल्प हैं, जैसे घोड़ा, पालकी एवं हेलीकॉप्टर सर्विसेज, लेकिन पैदल यात्रा का अपना अलग ही अनुभव है। अगर आप स्वस्थ हैं तो मैं आपको पैदल यात्रा करने की सलाह दूंगा। गौरीकुंड से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे केदारनाथ घाटी की सुंदरता में भी चार चांद लगने लगते हैं। इस ट्रैक पर मिलने वाले हरे भरे जंगल, सुंदर झरने और बर्फ से ढकी चोटियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। गौरीकुंड से चिरबासा होते हुए आप पहले पहुंचते हैं जंगल चट्टी। जंगल चट्टी पहुंचने का मतलब है आपने 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं जंगल चट्टी, जो कि गौरीकुंड से करीब 4 किलोमीटर है। और जंगल चट्टी तक का जो ट्रेल है वो काफ़ी इजी है। तो अब जंगल चट्टी से जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो है वो है भीमबली। तो अभी जस्ट मैंने भीमबली क्रॉस किया, मेरे पीछे भीमबली है और आगे अब मैं रामबाड़ा की तरफ के लिए बढ़ रहा हूँ, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जो है मैं ठीक रामबाड़ा पे खड़ा हूँ और गौरीकुंड से मुझे रामबाड़ा तक का सफ़र तय करने में करीब 2 घंटे लगे और रास्ता यहाँ तक काफ़ी आसान और सीधा है। जो अब असली चढ़ाई है वो रामबाड़ा से है बेस कैंप तक। तो यहीं अगर बात करें केदारनाथ के पूरे रूट की, तो गौरीकुंड से सबसे पहले पड़ता है जंगल चट्टी, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगल चट्टी से भीमबली की दूरी 2 किलोमीटर है। भीमबली से रामबाड़ा 1 किलोमीटर। रामबाड़ा से फिर लिंचौली आता है, जो आपका 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लिंचौली से छानी कैंप, जो 1 किलोमीटर है। फिर छानी कैंप से बेस कैंप, जो 2.5 किलोमीटर है। बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी 1.5 किलोमीटर है। तो ये केदारनाथ का पूरा जो रूट है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे ही आप लिंचौली से आगे बढ़ते हैं तो केदारनाथ घाटी का मंजर और दृश्य सारा बदल जाता है। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ मानो ऐसा लगता है आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों। तो इस वक्त मैं बेस कैंप के बहुत ही नज़दीक पहुंच गया हूं और यहाँ से जो केदारनाथ है वो करीब 1.5 किलोमीटर रह जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, कल परसों यहाँ बड़ी भयंकर बर्फ़बारी हुई है। आज थोड़ा मौसम ठीक है और गौरीकुंड से स्टार्ट की थी हमने अपनी जो यात्रा है। गौरीकुंड से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जो मेजर हॉल्ट्स हैं वो हैं गौरीकुंड के बाद जंगल चट्टी, भीमबली
रामबाड़ा, फिर आपका छोटी लिंचौली, देन आपका बड़ी लिंचौली, उसके बाद छानी कैंप, फिर आता है बेस कैंप। बेस कैंप से ऑलमोस्ट इजी है। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैच है इस ट्रैक का, वो है रामबाड़ा से छानी कैंप, रामबाड़ा से बेस कैंप तक बेसिकली। इस पैच को अगर आप कर लेते हैं तो बाकी का जो है रास्ता उतना मुश्किल नहीं है। केदारनाथ बेस कैंप के बाद जैसे जैसे आप आगे को बढ़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में दस्तक दे रहे हों। सचमुच ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, एक अलग ही दुनिया बसती है यहाँ पर। ये ट्रैक करके मैं पहुँच चुका हूँ श्री केदार धाम, बाबा जी के दरबार में। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं श्री केदार बाबा के। भगवान शिव को समर्पित और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ पवित्र स्थल है। यह मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। समुद्र तल से 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा भी है। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और किसने कराया, इसके इर्द गिर्द काफी लोकप्रिय कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। इन्हीं में से एक है कि जब द्वापर काल में पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों, सगे संबंधियों का वध किया है, उन्होंने पाप किया है। इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन जब इस बात का पता चला कि भोलेनाथ तो नाराज होकर केदारनाथ चले गए, फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पहाड़ों के बीच पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। और इस तरह पांडवों ने केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये थी मेरी मंजिल केदारनाथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।